हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, खा पी के मस्त। चलिए आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। नया टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। नया टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके नाम पर गौर से देखो। इलेक्ट्रिक का सबको मालूम है, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, डाई मतलब दो, अपोल मतलब पोल होता है डिफरेंट नेचर के लिए। डिफरेंट नेचर यानी दो ध्रुव, दो पोजीशन हो गया। पोल हो गया टू डिफरेंट पोजीशन, टू डिफरेंट पोजीशन को बोल दिया। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल वास्तव में बोला जाता है कि दो तरह का चार्ज होता है, टू डिफरेंट टाइप्स का। दो तरह का चार्ज है, माइनस एक तरफ होगा और एक तरफ क्या होगा? प्लस होगा। यही दो पोल हो गया, दो स्थान, और इस दो पर दो तरह का चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाएगा द कॉम्बिनेशन ऑफ equal and opposite charges, the combination of two equal and opposite charges separated by some distance, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल सा है, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल हम बोलेंगे। दो चार्ज हो गया, अपोजिट नेचर का हो गया, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू। इक्वल, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए बट नेचर अपोजिट होना चाहिए, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस का सेपरेशन होना चाहिए, जिसके बीच के डिफरेंस को हम जनरली 12 मान लेते हैं। 12 मानने के पीछे भी कारण है, एल नहीं मान के 12 मानते हैं, आगे पता चलेगा, ठीक है। तो यह हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। जनरली जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं, जो इन नेचर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, नेचुरल जो अकरिंग डाइपोल है, वह उस समय डिस्टेंस काफी छोटा होता है। जनरली separation between the charges is very small, very small। तो कितना स्मॉल? मॉलिक्यूलर लेवल पर। मॉलिक्यूलर लेवल में साइज हो जाता है, एंगस्ट्रम में, माइक्रोमीटर में, इस टाइप से, ठीक है। तो ऐसे डाइपोल होता है, जैसे कि आप नेचुरल अकरिंग अगर देख लो तो NaCl जो है, यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्म में होता है। इसका मॉलिक्यूल्स यहाँ Na प्लस हो गया और यहाँ Cl माइनस हो गया, तो यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया है। इसका यह पॉजिटिव जितना उतना ही इस पर नेगेटिव, तो यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल हो गया। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक अपना प्रभाव होता है। इसमें अब इस दोनों को हम अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे, हम दोनों को मिला के एक सिस्टम की तरह ही मानेंगे। इसमें कभी अलग अलग, जैसा जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो अब इसके बीच में हम, मतलब ठीक है, NaCl पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम को हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे सिस्टम के कारण क्या होगा। इस सिस्टम को पहचानने के लिए सबसे पहले हम नया एक टर्म बताएंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है नया नाम? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्योंकि देखा गया कि जो इसका प्रभाव होता है, इसके कारण जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इसके कारण जो एनर्जी होता है, जो भी प्रभाव होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, दो बातों पर डिपेंड करता है। एक कि वह चार्ज कितना है, दूसरा उस चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है। चार्ज कितना है और चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, इस दो बात पर डिपेंड करता है। और उसके बाद हो गया कि फिर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन कि आप किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो या किस पॉइंट पर
या किस कॉन्फ़िगरेशन में आप उसका एनर्जी निकालो वगैरह वगैरह। यानी मुख्य रूप से अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना कुछ गुण जो होता है वह क्या है, चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस। और देखा गया है दोनों को मिला के, न अकेला चार्ज पर न अकेला डिस्टेंस पर, दोनों को मिला के एक नए गुण पर डिपेंड करता है उसका इफेक्ट। इसीलिए उस नए गुण को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और वह नया गुण उसमें क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, कोई भी चार्ज ले लो, आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन देम, उसके बीच का डिस्टेंस। यानी डाइपोल मोमेंट को हम P से दिखाते हैं, यह एक वेक्टर का क्वांटिटी है और उसके बीच का डिस्टेंस 2L, P बराबर Q इंटू 2L। क्योंकि देखा गया कि जब भी इसका कोई भी हम गुण निकालेंगे ना तो मालूम चलेगा कि वह Q इंटू L पर डिपेंड कर रहा है। यानी कहने का मतलब वह सारा इफेक्ट उसके डाइपोल मोमेंट पर डिपेंड कर रहा है। यानी अगर डाइपोल का आपको डाइपोल मोमेंट मालूम है तो आपको Q और L मालूम करने की जरूरत नहीं है। डाइपोल मोमेंट मालूम है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। समझ गए? यह Q एक अलग गुण हो गया, उसके बीच का सेपरेशन एक अलग गुण हो गया, लेकिन हमेशा जो इसका प्रभाव होता है वह अकेला न Q पर, अकेला न L पर, दोनों के कंबाइंड पर डिपेंड करता है। यानी यह वास्तव में उसका जो इफेक्ट है, मुख्य रूप से इफेक्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट डिपेंड्स अपॉन डाइपोल मोमेंट। तो इसीलिए हम एक नया टर्म डिफाइन कर लिया कि वह उसका इफेक्ट जो है Q इंटू 2L पर डिपेंड करता है। तो उस नए इफेक्ट को, नए जो क्वांटिटी है उसका नाम दे दिया हम डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट हो जाएगा, आपको ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। यानी ध्यान देना, कैपिटल C और M लिखा रहे तो समझ जाना कि कूलम्ब मीटर है, यानी डाइपोल मोमेंट दिया है। और स्मॉल c और m रहे, देखो स्मॉल c और m, इसका मतलब हो गया सेंटीमीटर। कैपिटल और स्मॉल का कितना फर्क पड़ता है, और कैपिटल C और m रहे यह हो गया कूलम्ब मीटर। ध्यान देना, कई बार एग्जाम में ऐसा दे सकता है आपको कंफ्यूज कराने के लिए। स्मॉल cm सेंटीमीटर, कैपिटल Cm कूलम्ब मीटर। ठीक है, छोटी छोटी बात सब है लेकिन सब पर ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, तो यह हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हाँ, आप कहोगे कि भाई सर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसका डायरेक्शन बताइए। बताएंगे, इसका डायरेक्शन होता है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यानी कहने का मतलब इसका डायरेक्शन किधर है, along the axis, along the axis। इसको एक्सिस बोलते हैं, -Q और +Q, यह लाइन जो कहलाएगा वह क्या कहलाएगा, एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस के तरफ। यानी इधर, चाहे इस पॉइंट पर देखो, चाहे इस पॉइंट पर देखो, या इस पॉइंट पर देखो। जनरली हम इतना छोटा होता है कि इसके बीच के किसी पॉइंट पर हम खासकर देखते नहीं है, लेकिन अगर देखें भी तो डाइपोल मोमेंट इधर ही होगा। किधर डायरेक्शन होगा, इधर से इधर। यह हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, माइनस से प्लस के तरफ। इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर ही होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर ही होगा। डन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर बोल देंगे तो दो पॉइंट पर अलग अलग होगा। सोच के बताओ, अभी फिलहाल इतना ही सोच के बताओ आप कि दो पॉइंट है, यहाँ -Q और यहाँ +Q। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा तो यह प्लस वाला रिपेल करेगा, यह माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा। मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन -Q से दूरी बड़ा है तो यह छोटा होगा, यह बड़ा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं। यह प्लस के कारण था और यह माइनस के कारण, तो माइनस वाले से दूर है इसलिए यह छोटा होगा और प्लस वाला बड़ा होगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर। और इस पॉइंट पर अगर देखो तो यह यहाँ +1 चार्ज मनी रखो तो क्या होगा, यह माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा,
यह ई माइनस चार्ज के कारण, और प्लस वाला रिपेल करेगा, लेकिन प्लस वाला चूंकि दूर है कम रिपेल करेगा, यानी यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसी दिशा में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी दिशा में होगा, यानी डाइपोल मोमेंट भी उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पर है, इसके बीच के पॉइंट को आपको नहीं कंसीडर करना रहेगा, आप इधर इधर वाला ही पॉइंट कंसीडर करो। अच्छा, बीच में भी अगर मान लो हम कर ही लेते हैं, चलो अगर कर ही ले तो यह माइनस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर, और यह प्लस क्यू अट्रैक्ट करेगा इधर, तो यह इधर हो जाएगा। लेकिन कभी भी आपसे पूछेगा कि एक्सिस पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो एक्सिस कहने का मतलब ये इतना छोटा पॉइंट होता है कि हम इसके बीच को कंसीडर नहीं करते हैं, हम कंसीडर करेंगे इस साइड और इस साइड। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो उसके डाइपोल मोमेंट का होता है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ जाने का होता है। माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ जो डायरेक्शन होता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, एंड दैट इज द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। एक्सिस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही होता है। क्लियर? यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन। चलिए, तो अब इसमें पहला आता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसमें पहला टॉपिक आता है, यह प्रूफ एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a small dipole, a small electric dipole at its axis। पहला हम दे रहे हैं कि at its axis। एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे तो कहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, यह माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज, इस दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वह डिस्टेंस हम 2L लेते हैं। क्या लेते हैं? 2L। और यह जो इसका मिड पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द डाइपोल। यह मिड पॉइंट है सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वह इसके सेंटर से ही मेजर करते हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पर, तो एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लो तो क्या होगा, यह एक्सिस है, यह क्या है, एक्सिस है। तो एक्सिस पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट P। तो यहाँ से दूरी हो जाएगा इस पॉइंट का R। ओ, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी क्या है, R है। यह पॉइंट हो गया P। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, प्लस के कारण भी और माइनस के कारण भी। प्लस यहाँ +1 चार्ज मन ही मन रखो, तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। क्यों? प्लस प्लस को रिपेल करेगा। यह हो गया E पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव के कारण देखोगे तो नेगेटिव प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो इधर की ओर होगा। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक ये नेगेटिव चार्ज दूर है, इसलिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा छोटा होगा। अभी समझाए थे, यह इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, ई एक्सिस पर जो नेट होगा वह क्या हो जाएगा, वह आपको हो जाएगा ई पॉजिटिव माइनस, यानी वेक्टर फॉर्म में तो देखो तो ये लिखना पड़ेगा कि दोनों के कारण इफेक्ट को क्या करो, जोड़ दो। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के कारण और नेगेटिव के कारण दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दो। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म है तो अगर इसके सिर्फ ध्यान दिया जाए, जोड़ने जब जाओगे तो मैग्नीट्यूड जब रखोगे तो ई पॉजिटिव का तो ठीक है उसी दिशा में है, लेकिन ई नेगेटिव क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, यह हो जाएगा। इसके मैग्नीट्यूड में से इसका मैग्नीट्यूड क्या करो, घटा दो, और डायरेक्शन जो हो जाएगा वह किधर हो जाएगा, जिधर डाइपोल मोमेंट है, जिधर क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट बराबर हो गया Q × 2L। यह हम लिख लेते हैं पहला इक्वेशन, यह आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगा।
उसके बाद ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस होगा इस पी पॉइंट का? देखो यहां से दूरी r है, गौर से देखना, यहां से दूरी r है और यह दूरी l है, क्योंकि टोटल 12 है, यह दूरी l है, इसीलिए हम 12 लेते ही है ताकि आधा करे तो l मिल जाए हमको। तो यह l है, तो q प्लस क्यू से दूरी जो हो जाएगा वह r माइनस l होगा। क्या होगा? r माइनस l, और उस डिस्टेंस का स्क्वायर। यह हो जाएगा e प्लस का मैग्नीट्यूड, खाली मैग्नीट्यूड ही निकालो। यह इक्वेशन सेकेंड। फिर e माइनस करोगे नेगेटिव वाले के कारण, तो वह होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, और देखो नेगेटिव से जो दूरी हो जाएगा r दूरी तो यहाँ से है, यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा r प्लस l। समझ में आ रहा है ना? और से देखो यहाँ दोनों चार्ज के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, प्लस के कारण निकालेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन क्यू बाई r स्क्वायर होता है, r दूरी होता है, तो यहाँ पर दूरी r नहीं बल्कि r ये है और यह r माइनस l है। फिर जब माइनस क्यू से निकालेंगे तो यह हो जाएगा, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड रख रहे हैं इसीलिए माइनस नहीं रख के प्लस चार्ज ही रखे हैं, यह r प्लस l स्क्वायर। बस इसका डायरेक्शन इधर होगा, प्लस वाले का डायरेक्शन उधर होगा। यह इक्वेशन थर्ड हो गया। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो, ई एक्सिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाएगा, बड़ा वाला तो प्लस है तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यह Q जो है कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब जरा इसको गौर से देखो, यह क्या हो जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यह बटा पढ़ के जोड़ करो तो ऊपर हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर बटा नीचे दोनों का गुना, यानी r माइनस एल गुने r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? दोनों का है, r माइनस एल का स्क्वायर गुने r प्लस एल का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों पर था, गुना किए तो थोड़ा एक स्टेप हम बचा लिए हैं, एक ही साथ लिख दिया r माइनस एल गुने r प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। बस अब आपको फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक आप काम किए, उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाओ। चलो इतना तक ठीक है, इसको पहले अच्छे से लिख लो और उसके बाद आगे देखो। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ई एक्सिस बराबर हो जाएगा, ई एक्सिस बराबर Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, तो क्या हो जाएगा 2r, और a माइनस बी आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल, तो आर आर कट जाएगा 2l, ऊपर हो गया a माइनस बी, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे सिंस r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, स्मॉल डाइपोल है, स्मॉल डाइपोल में l काफी छोटा होता है, तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, तो यहाँ l स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, सो l स्क्वायर नेग्लिजिबल इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में वह क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि एक बड़े में छोटे चीज को जोड़ना नेग्लिजिबल है, हाँ गुना करना नेग्लिजिबल नहीं है। 2 लाख में 2 रुपया से गुना करेंगे तो 4 लाख बन जाएगा, लेकिन 2 लाख में 2 रुपया जोड़ेंगे तो जोड़ में छोटा चीज नेग्लिजिबल हो जाता है, कोई महत्व नहीं बनता, लेकिन गुना में महत्व होता है, इसलिए एल को छोटा होते हुए भी गुना में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ बड़े के साथ जोड़ना या घटाना है तो नेग्लेक्ट हम कर सकते हैं, तो जब नेग्लेक्ट करोगे तो ई एक्सिस बराबर आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ऊपर 2r, और q गुने 2l को एक साथ अगर लिखे q इंटू 2l
और नीचे हो जाएगा r के पावर 4, एल स्क्वायर को हटा दिए तो r के पावर 4। तो ध्यान से देखो क्या हो गया, ई एक्सिस बराबर हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, एक r से एक r खत्म हो जाएगा, q इंटू 2l 2p हो जाएगा, यानी q इंटू 2l डाइपोल मोमेंट, और नीचे r क्यूब, यह हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट p बराबर q इंटू 2l, यह रख दिया डाइपोल मोमेंट। बस यही हो गया। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे तो हमको मालूम है ई एक्सिस का डायरेक्शन जो है वही है जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, इसीलिए सीधे यहाँ 2p अपॉन r क्यूब लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब है, सीधा एक चार्ज रहता था तो r स्क्वायर होता था 1/r स्क्वायर, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, छोटा इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब है, यानी रेडियस दूरी सेंटर से दुगुना करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 गुना घट जाएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्रभाव उसके नज़दीक में ज़्यादा होगा, दूर जाने पर बहुत तेज़ी से उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, बहुत तेज़ी से उसका प्रभाव क्या होगा, खत्म हो जाएगा दूर जाने पर। क्यों? क्योंकि यह r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये फार्मूला आपसे बार बार पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ठीक है, इस चीज को आप वीडियो पॉज करके इस या पीछे करके फिर से इस चीज को देखो और खुद से डिराइव करने की कोशिश करो एक बार देख के। बहुत आसान चीज है कि दो चार्ज है और दो चार्ज के कारण बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। प्लस के कारण हमने निकाल दिया, माइनस के कारण हमने निकाल दिया। हमको मालूम था कि प्लस के नजदीक पॉइंट है तो यह बड़ा है और यह छोटा है, दिख भी रहा है डिनोमिनेटर में इसका छोटा है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो स्वाभाविक है ई पॉजिटिव बड़ा होगा। और ई पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन जो था वह दाहिने तरफ था, यानी डाइपोल मोमेंट के दिशा में। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, यह अपोजिट डायरेक्शन में था, तो दोनों को घटा दिए, ई प्लस में से ई माइनस को घटा दिए तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया। ये तो बराबर का जोड़ था। यहाँ पर एक बस स्पेशल केस लेना पड़ा कि अगर r बहुत बड़ा है l की तुलना में तो यह करके हम ऐसा बना सकते हैं। अगर बहुत बड़ा नहीं रहता, कंपेरेबल रहता, तो यही आपका जनरल इक्वेशन हो जाता, यहीं पर आपको सॉल्व करना पड़ता, यह इक्वेशन नहीं आता फिर। ठीक है, यहाँ के बाद जो एक्सप्रेशन है दैट इज ओनली फॉर द स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, फिर इसमें दूसरा आता है कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at its equatorial line, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर उसको बोलते हैं जो एक्सिस को दो भाग में बांटता हो। तो इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा, यह माइनस क्यू है और यह प्लस क्यू है। इक्वेटोरियल लाइन इसको बोलेंगे जो इसको दो भाग में क्या करता हो, बांटता हो। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इस पॉइंट पर आपसे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। थोड़ा और इस डायग्राम को हम अच्छे से बनाएं, और जरूरत पड़ने वाला है। यह माइनस क्यू है, यह प्लस क्यू है, यहां कहीं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम दो यहां भी सेम चीज करना पड़ेगा, प्लस क्यू के कारण भी और माइनस क्यू के कारण भी। और यह जो दूरी है, यह दूरी जो आपका है r है, यह दूरी क्या है, r दूरी है। यह आपका l है, यह भी आपका l है। तो इस प्लस क्यू के कारण यह जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ई पॉजिटिव प्लस क्यू के कारण, और इस माइनस के कारण जो होगा वह क्या होगा, इधर होगा। प्लस के कारण उधर, माइनस के कारण इधर।
इस बार बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा कि सेम होगा? सोचो, इस बार ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा या दोनों का बराबर होगा? इस बार ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर। क्यों? क्योंकि यह लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और आप जानते हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस दोनों पॉइंट से क्या रहेगा? सेम डिस्टेंस पर रहेगा। दोनों पॉइंट से क्या रहेगा? सेम डिस्टेंस पर रहेगा। यानी यह हाइपोटेनस है, इस डिस्टेंस को मानोगे तो यह क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी प्रकार यह भी हाइपोटेनस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब ई प्लस ई माइनस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो जब मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन इज डिफरेंट तो रिजल्टेंट किधर होगा? रिजल्टेंट आपको दोनों एंगल के बीचों बीच एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा और इसको ये आ जाएगा आपका ई इक्वेटोरियल। यह क्या आ जाएगा? ई इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पॉइंट पर यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब यह कितना होगा, क्या यह इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग देख लेंगे। फिलहाल अब देखते हैं। देखो, ये तो हो गया कि ई प्लस, यहां हम लिखेंगे पॉइंट पी इज एट इक्वेटोरियल लाइन, so it is at equidistant from माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। सो ई पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बराबर होगा ई नेगेटिव का मैग्नीट्यूड। सो रिजल्टेंट ई इक्वेटोरियल विल बी along angle bisector of E प्लस एंड E माइनस। E प्लस और E माइनस के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल का बाइसेक्टर होगा। क्लियर है? तो यानी अगर यह एंगल थीटा है, यह एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, यह अगर अल्फा है तो यह भी अल्फा होगा। ठीक है, और यह एंगल बीटा है तो यह एंगल भी बीटा होगा। ठीक है, तो अब गौर से देखो। नाउ बाय ज्योमेट्री पहले हम डायरेक्शन ही निकाल रहे हैं, बाद में मैग्नीट्यूड पर ध्यान देंगे। बाय ज्योमेट्री अगर देखा जाए तो थीटा प्लस अल्फा यानी 2 थीटा प्लस अल्फा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? लाइन एक ही लाइन पर यह सारा एंगल है, यह एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर थीटा प्लस अल्फा सब मिलके क्या होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। एक यह बात यहाँ पे है, एक बात ये ध्यान रखने वाली है। दूसरा, एंड अब ट्रायंगल से देखा जाए, फ्रॉम ट्रायंगल से अगर देखो, इस ट्रायंगल में ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो यहां से भी आता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से देखा जाए तो अल्फा में थीटा जोड़ते हैं तब भी 90 डिग्री, बीटा जोड़ते हैं तब भी 90 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा थीटा बराबर बीटा। थीटा बराबर क्या हो गया? बीटा। तो जैसे ही थीटा बराबर बीटा हो गया, दिस इंप्लाइज थीटा एंड बीटा आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सो ई इक्वेटोरियल विल बी एंटी पैरेलल
एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्यों? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होता है और ई इक्वेटोरियल का इधर डायरेक्शन हो गया, और थीटा और बीटा क्या है? पैरेलल है, तो ज्योमेट्रिकली पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे एंटी पैरेलल। तो कहने का मतलब ई इक्वेटोरियल जो होता है उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होता है। देखने से तो लग रहा था बट गारंटी नहीं था कि एग्जैक्टली होगा, पता नहीं थोड़ा एंगल चेंज भी हो सकता था, लेकिन नहीं, हमने ये प्रूफ कर दिया कि एग्जैक्टली क्या होगा? एंटी पैरेलल ही होगा। एग्जैक्टली क्या होगा? एंटी पैरेलल। तो इस चीज को आप प्रूफ, समय रहे तो कभी एग्जाम में प्रूफ करो और समय ना रहे तो नहीं भी प्रूफ करो, लिख दो दिस विल बी एंटी पैरेलल टू दिस वन, और मैग्नीट्यूड का प्रूफ करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह प्रूफ करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा एग्जाम का, हाँ टाइम रहे तो प्रूफ कर दो, बेटर है। क्यों? क्योंकि हर कोई लिख देता है कि यह पैरेलल है, इसके पैरेलल है लेकिन अपोजिट दिशा में है, इसलिए एंटी पैरेलल हो गया, ठीक बात है, लेकिन प्रूफ नहीं करता है। कैसे गारंटी है कि एंटी पैरेलल होगा? इसका प्रूफ इस प्रकार है। अब इसका मैग्नीट्यूड पर ध्यान दो, ठीक है। अब अगर इसके मैग्नीट्यूड पर हम ध्यान देते हैं, ये डायरेक्ट हो गया, और मैग्नीट्यूड पर ध्यान दोगे तो वह भी एक छोटा सा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अब एंटी पैरेलल प्रूफ हो ही चुका है, मैग्नीट्यूड अगर देखना हो, हाँ बीटा इक्वल टू थीटा को तीसरा कर लेना, तो नाउ मैग्नीट्यूड ई पॉजिटिव बराबर ई नेगेटिव, और इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही हो जाएगा। और ई इक्वेटोरियल अगर देखोगे, ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा? तो ई पॉजिटिव का कॉस थीटा प्लस ई नेगेटिव का कॉस थीटा। गौर से देखो, ई पॉजिटिव का कॉस थीटा, ई नेगेटिव का कॉस थीटा, दोनों का कॉस थीटा मिल के ही क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ई पॉजिटिव ई नेगेटिव तो एक ही है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ई इक्वेटोरियल बराबर हो गया 2e पॉजिटिव कॉस थीटा, ठीक है, 2e पॉजिटिव कॉस थीटा। तो आसान हो गया यहाँ से, इसका बहुत आसान है, खाली वही जानना जरूरी था कि ये पैरेलल है कि नहीं है। यह हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा को आप कॉस बीटा भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि बीटा और थीटा तो बराबर ही आया था। अब इस ट्रायंगल में देखो कॉस बीटा, तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस बीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की जगह हो जाएगा एल, हाइपोटेनस की जगह हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया ई इक्विवेलेंट बराबर, ई इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, ई इक्वेटोरियल बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू, इस 2 को एल के साथ मिला देते हैं, क्यू इंटू 2l, और नीचे हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। अब यहाँ भी लिखेंगे सिंस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, आर बहुत बड़ा है तो नेग्लेक्ट एल, नेग्लेक्ट एल स्क्वायर फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ऊपर डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू 2l डाइपोल मोमेंट, और नीचे एल स्क्वायर को हटाओ, आर स्क्वायर के पावर 3/2 यानी आर क्यू। यह मैग्नीट्यूड हो गया। ई इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू। और ध्यान देना ई एक्सिस का आया था 2p बाई, यानी यह ई एक्सिस का आधा हो गया। ई एक्सिस का क्या हो गया? आधा। अब वेक्टर फॉर्म में अगर देखोगे तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो ई इक्वेटोरियल का अगर वेक्टर फॉर्म देखोगे यह हो जाएगा -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। माइनस क्यों लगा? क्योंकि डायरेक्शन पी के जस्ट अपोजिट है। बस यही ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड इक्वेटोरियल लाइन पर आधा हो जाता है एक्सिस की तुलना में, और डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो आज बेसिकली हम 2 ही चीज पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके इक्वेटोरियल लाइन पर और उसके एक्सिस पर।
यह दो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्लास को हम जनरल पॉइंट पर भी पढ़ेंगे क्या होता है, और कुछ और चीज भी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक लेक्चर और इलेक्ट्रिक डाइपोल का होगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे गॉस लॉ की तरफ। ठीक है, तो आप अभी लेवल थोड़ा इस चैप्टर्स का बढ़ जा रहा है, डेरिवेशन हो रहा है, तो आप वीडियो को थोड़ा देखो, स्लोली देखो, जहाँ नहीं समझ में आए फिर से चला के देखो, बार बार देखो, और फिर नोट्स पढ़ो। नोट्स भी हमने हैंड रिटन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो नंबर है उस पर व्हाट्सएप करो, हम उसको समझाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।